अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 23 सेकेंड ईयर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 23 के हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे, एक है जीन थेरापी और दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स। इस लेक्चर में हम जीन थेरापी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है। जीन थेरापी होती क्या है, जीन थेरापी के दो मेथड्स कौन से हैं, एक्स वीवो जीन थेरापी क्या है, इन वीवो जीन थेरापी क्या है, ये दोनों चीज़ें इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। जीन थेरापी, थेरापी ट्रीटमेंट को कहते हैं। जीन थेरापी और ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज जीन थेरापी। बेसिकली कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते हैं। इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जीन थेरापी की जाती है। यानी फॉल्टी जीन है, कोई एबनॉर्मल जीन है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो उस एबनॉर्मल जीन को नॉर्मल जीन के साथ, हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इसे जीन थेरापी कहते हैं। इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल इनटू a faulty gene or replace a faulty gene with a healthy gene is called as gene therapy. There are two types of gene therapy. One is ex vivo, which is also called as in vitro, and second one is in vivo. In vivo का मतलब होता है within the living organism, within the living system, और ex vivo या in vitro का मतलब होता है out of the living organism, out of the body of living organism, in the laboratory, in the artificial medium. एक्स वीवो या इन विट्रो ट्रीटमेंट का मतलब होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से टिश्यूज़ एक्साइज कर लिए जाएंगे, तोड़ लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे, उनको लैब के अंदर उनके अंदर जीन इंसर्ट की जाएगी, उनकी फॉल्टी जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस किया जाएगा। इन वीवो का मतलब होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जीन इंसर्ट की जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स वीवो जीन थेरापी। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है स्किड, एक डिजीज़ है जिसे स्किड SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक डिजीज़ है जिसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मुब्तला लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन आ जाती है, जीन्स चेंज हो जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से एक एंजाइम जिसका नाम है ADA एंजाइम यानी एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम, ये प्रोड्यूस नहीं होता। ये एंजाइम प्रोड्यूस ना होने की वजह से इन लोगों में B और T सेल्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते। ये B और T सेल्स क्या हैं, B फॉर बोन मैरो, T फॉर थाइमस, ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स, जिनको B सेल्स या T सेल्स भी कहते हैं, ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी हैं और ये मैच्योर होते हैं बोन मैरो या थाइमस में। उसी मुनासिबत से इनके नाम है। ये जो ADA एंजाइम है जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमाइनेज, या B और T सेल्स को मैच्योर करता है, डेवलप करता है। और अगर ये एंजाइम नहीं होगा जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, तो ये B और T सेल्स मैच्योर नहीं होंगे। ऐसे लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव मैच्योर B एंड T सेल्स। तो ऐसे लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होते हैं। स्किड में मुब्तला लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम सीवियरली डेफिशिएंट है, कमी है उसमें, वो मैच्योर T और B सेल्स नहीं रखते और लाइफ थ्रेटनिंग किस्म के इशू। एक्स वीवो जीन थेरापी कैसे की जाएगी, इसका प्रोसीजर क्या होगा। बोन मैरो सेल्स जो कि स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स होते हैं जिनमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। हमारी बॉडी में बोन सेल्स जो लाइफ टाइम स्टेम सेल्स रहते हैं, दे आर एबल टू प्रोड्यूस अदर सेल्स, दे आर एबल टू डिवाइड, दे आर एबल टू प्रोड्यूस अदर सेल्स लाइक ब्लड सेल्स, वाइट और रेड ब्लड सेल्स। बोन मैरो सेल्स लिए जाते हैं बॉडी से और उनमें रेट्रोवायरस की मदद से जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट की जाती है। मैं आपको इस डायग्राम की मदद से सिखाऊंगा। जैसे ये हमारा आर्म है, हमारा बाजू है, यहाँ से बोन मैरो सेल्स ले लिए, एक्सरसाइज कर लिए, उन बोन मैरो सेल्स को इन्फेक्ट किया जाएगा रेट्रोवायरस। व्हाट इज़ दिस रेट्रोवायरस? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रखने वाला वायरस। ये RNA वायरस होता है। इसमें हम वो जीन ऑफ इंटरेस्ट का मैसेंजर RNA इनाकुलेट कर देंगे। ये रेट्रोवायरस अपने होस्ट सेल में एंटर होता है, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को काबू में करता है, अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, यानी अपने RNA से DNA बनवाता है और फिर उस DNA को अपने होस्ट के DNA में इंट्रोड्यूस कर देता है या उसके अंदर लगा देता है और प्रो वायरस के तौर पे एक्ट करता है। तो इस तरीके से अगर हम रेट्रोवायरस यूज़ करें तो रेट्रोवायरस हमारे बोन मैरो सेल्स में एंटर होगा, वहाँ पर जाकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, अपना DNA प्रोड्यूस करवाएगा और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसके RNA का हिस्सा है, तो वो भी DNA में कम्प्लीमेंट्री DNA में कन्वर्ट होगा। कम्प्लीमेंट्री DNA
हमारे डीएनए का हिस्सा बन जाएगा और इसको दोबारा हमारे आर्म के अंदर बोन मैरो में लगा दिया जाएगा। दीज बोन मैरो सेल्स will be having the foreign gene, the gene of interest, and will start producing the ADA enzyme। ये ADA enzyme प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे जिससे स्किड क्योर हो जाएगी। एक एग्जांपल तो ये होगी। फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये फैमिलीज़ के अंदर चलने वाली एक बीमारी है, इसे फेमिलियल कहते हैं। हाइपर हाई कोलेस्ट्रोल लेवल, कोलेस्ट्रोलीमिया, हाई कोलेस्ट्रोल लेवल इन द ब्लड, इसको है फेमिलियल। लिवर सेल्स में हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रोल है वो एक नॉर्मल कंपोनेंट है, लेकिन इसका हाई लेवल ब्लड को थिक कर देगा, ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाएंगी, जिससे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ब्लड वेसल्स के अंदर लिपिड्स, फैट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकती हैं। तो फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में होता क्या है कि लिवर जो कि कोलेस्ट्रोल को ब्रेक करता है उसमें एक रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रोल ब्रेकअप नहीं हो सकता। इससे फैटल हार्ट अटैक्स हो सकते हैं यंग एज में, यानी कोलेस्ट्रोल लेवल हाई हो जाएगा यंग एज में ही, जिससे ख़तरनाक किस्म के जानलेवा किस्म के हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। और इसमें क्या जाता है, लिवर का एक पीस रिमूव कर लिया जाता है, एक्साइज कर लिया जाता है। हमें मालूम है कि लिवर में रीजनरेट करने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, तो इसका एक पार्ट लें, उसके अंदर एक्स वीवो जीन थेरापी, उसको लेबॉर्ट्री में ले जाएं, इन विट्रो इन्वायरमेंट में, उसके अंदर वो नॉर्मल जीन, फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर दें नॉर्मल जीन से, और फिर उस लिवर को बॉडी के अंदर लिवर के साथ चिपका दें। तो लिवर हैज़ ग्रेट एबिलिटी टू रीजनरेट, वो छोटा सा पीस रीजनरेट होगा, जिससे वो रिसेप्टर सेल्स काम करना शुरू कर देंगे, जिससे ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। हम इन वीवो जीन थेरापी की कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक जीन म्यूटेट हो जाती है, जीन की म्यूटेशन हो जाती है जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाती है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की, जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स गेट्स या चैनल्स बनाती हैं। तो एक जीन नहीं होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो एक ख़ास किस्म की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए कोड करता है, वो प्रोटीन नहीं होगी, तो क्लोराइड आयंस की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या जो लंग्स हैं, इनमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ना बनने की वजह से क्लोराइड आयंस की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। अब क्लोराइड आयंस क्या करते हैं, हमारे नर्व्स में इनका रोल है, हमारे न्यूरल ट्रांसपोर्ट में इनका रोल है। जैसे सोडियम पोटेशियम आयंस होते हैं, ऐसे क्लोराइड आयंस का भी रोल होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे क्लोराइड आयंस। इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत सारे इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। इसे सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। इन वीवो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, लिपोसोम्स यूज़ किए जाते हैं बॉडी के अंदर वो नॉर्मल जीन इंजेक्ट करने के लिए। ये लिपोसोम्स क्या हैं, लिपोप्रोटीन को सॉल्यूशन में डालें तो फौरी तौर पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिनको लिपोसोम्स कहते हैं। उन पार्टिकल्स के ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दें तो उनका ऐसे नॉस्ट्रल्स, ये जो हमारे नाक के सुराख हैं, इनके ऊपर स्प्रे करें और इनहेल करें, तो वो जो नॉर्मल जीन है वो लिपोसोम्स के साथ आपके एपिथेलियल सेल्स के अंदर जाके इंजेक्ट हो जाएगी, लग जाएगी, और ये डिज़ीज़ कुछ हद तक क्योर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ है एक्सपेरिमेंट, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसे केमोथेरापी कहते हैं। केमोथेरापी के साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि लोगों के सर के बाल उतर जाते हैं, पूरी बॉडी से बाल उतर जाते हैं। कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी निशाने पे आते हैं, केमिकल्स उनको भी ब्रेक करते हैं। तो अब जीन थेरापी क्यों की जाती है, या तो कैंसर सेल्स को की जीन थेरापी की जाए और उनको वल्नरेबल बना दिया जाए केमोथेरापी के लिए, यानी कैंसर सेल्स के अंदर जीन थेरापी करके उनको ज़्यादा वीक कर दिया जाए कि जब केमिकल्स किए जाए यूज़, जब केमोथेरापी की जाए तो केमोथेरापी उनको फ़ौरन से ख़त्म कर दें, या फिर जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनकी जीन थेरापी करके उनको हेल्दी बना दें, उनको स्ट्रॉन्ग बना दें, उनको बेहतर बना दें कि केमोथेरापी जब की जाए तो उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो ये दोनों तरीके कैंसर। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, बाज़ औक़ात ब्लड के अंदर फैट्स की हाई अमाउंट, कोलेस्ट्रॉल की हाई अमाउंट की वजह से ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर ब्लॉकेज बन जाती है, जिसको ब्रेक करने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। ये एंजियोप्लास्टी क्या होती है, एक बैलून कैथीटर है जो
ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर से गुजारा जाता है और क्लोज्ड ब्लड कैपिलरीज़ ओपन अप हो जाती हैं। लेकिन एंजियोप्लास्टी का साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये दोबारा ब्लॉक हो सकती हैं, ये दोबारा बंद हो सकती है, वो ब्लॉकेज दोबारा बन सकती है। तो इसका तरीका क्या है कि कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी के दौरान एक जो वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर है वो जीन साथ इंसर्ट कर दें, उस बैलून कैथीटर के साथ वो वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर का जीन ऐड कर दें। वो जब जाके लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक तरह का बाईपास हो जाएगा। वो जो ब्लॉकेज है वहाँ पे वो ग्रोथ फैक्टर, वो जीन लग गई, उस जीन ने प्रोटीन पैदा की, कौन सी, ये वाली वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। इसने एक अल्टरनेटिव वहाँ पे ब्लड वेसल क्रिएट कर दी। इससे ये प्रॉब्लम जीन थेरापी के ज़रिए यानी इन वीवो ये हो रही है। ऑर्गेनाइड्स क्या हैं, ये आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं जो इधर एब्डोमेन में लगाए जा सकते हैं। तो हीमोफीलिया जिसमें फैक्टर 8, फैक्टर 9 या फैक्टर 11, हीमोफीलिया ए, बी, सी, हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। पार्किंसंस डिजीज़ जिसमें डोपामाइन नहीं बनता ब्रेन के अंदर, डोपामाइन प्रोड्यूस ना होने की वजह से ब्रेन के फंक्शंस में, डोपामाइन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से ब्रेन के फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती है। इसे पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं क्योंकि पार्किंसन नामी साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। तो पार्किंसंस डिजीज़ या एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें HIV अटैक करता है बॉडी के ऊपर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को निशाना बनाता है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को क्योर करने के लिए पार्किंसंस डिजीज़ में ब्रेन सेल्स को, हीमोफीलिया में जो फैक्टर 8, फैक्टर 9 या 11, ABC जो है हीमोफीलिया, उसका क्योर करने के लिए नॉर्मल जीन इंसल्ट करनी है बॉडी के अंदर थ्रू ऑर्गेनाइड्स। ऑर्गेनाइड्स आर द आर्टिफिशियल ऑर्गन्स विच आर कोटेड विद द नॉर्मल जीन। दे आर प्लेस्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। नॉर्मल जीन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर प्रोटीन्स, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 फॉर द हीमोफीलिया, डोपामाइन फॉर द पार्किंसंस डिजीज़ एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स फॉर द एड्स। तो इस तरीके से ये क्योर हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जीन थेरापी, जिसमें हमने देखा एक्स वीवो, जिसमें 2 डिजीज़ का ट्रीटमेंट हमने देखा। एक स्किड है, दूसरी फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। इन वीवो में सिस्टिक फाइब्रोसिस आता है, कैंसर आता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आता है और यूज ऑफ ऑर्गेनाइड्स टू क्योर हीमोफीलिया, पार्किंसंस डिजीज़, एड्स आता है। एक हमारा टॉपिक रह गया जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमारा चैप्टर 323 कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 24 तक चैप्टर्स कंप्लीट है। 26 और 7 2 चैप्टर्स रह गए। वैसे वो बहुत आसान है, एक लेक्चर में भी किए जा सकते हैं। वो भी मैं वक्त मिलते ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर छोड़ें, जिससे हमें इनकरेजमेंट मिले, हमें पता चले कि हमारा काम किसी के लिए हेल्पफुल हो रहा है और हम मज़ीद काम करें। बहुत शुक्रिया।